जय हिंद एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे और आप सबका क्लास आने के लिए धन्यवाद। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। आज की इस क्लास में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि क्या करने वाले हैं। वैसे आपको मिल ही गया होगा। देखो डियर, आपका पहले ही दिन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था नदियों के बारे में एक क्वेश्चन। तो और आपने भी बोला था परसों की वीडियो में कि एक जो वीडियो है आप एक भारत की नदियों पे बनाइए कि कौन सी नदी लंबी है। सारे क्वेश्चन जितने आपके पूछे जा सकते हैं, जितना उस आरआरसी में दम होगा ना पूछने का, वो सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। आगे बढ़ने से पहले पूरी टॉप तक की टीम की तरफ से डियर आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। जिनके एग्जाम हो गए हैं उम्मीद है आपके बहुत अच्छे गए हैं, और जिनके होने वाले हैं आपके भी डियर बहुत ही ज्यादा अच्छे जाए एग्जाम। बस यही दुआ है हमारी, आपका भविष्य जो है वो बहुत ज्यादा सुनहरा हो। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारत की नदियों के बारे में जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सबको हम कवर करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी हो गई? गंगा नदी हो गई, जिसकी लंबाई आपकी 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत के 5 राज्यों से ये होकर गुजरती है। कहां कहां से आपको पता है? देवप्रयाग पे गंगा का निर्माण या फिर कहो गंगा का जन्म होने के बाद वो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद वो चली जाती है आपकी कहां पर? बांग्लादेश में, जहां पर उसको उससे पहले उसकी 2 वितरिकाएं निकल आती है। एक आपकी चली जाती है बांग्लादेश जो कहलाती है आपकी क्या? पद्मा। और एक आती है आपकी हुगली जो दामोदर से मिलने जा रही है, बस आगे ही जाएगी। तो गंगा नदी आपकी सबसे लंबी क्या है? नदी है। गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स भी हैं, आपको आगे पता चलेंगे। अलकनंदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अलकनंदा नदी वो नदी है जो आपके ये पांचों के 5 प्रयाग बनाती है, जिसके बाद मां गंगा का निर्माण होता है, मां गंगा का जन्म होता है। ठीक है, तो आपकी पांचों नदियां कहां पे आके मिलती है? अलकनंदा में आके मिलती है। तो अलकनंदा का उद्गम जो है आपका डियर सतोपंथ हिमानी, जिसको आप बद्रीनाथ भी बोलते हो, ठीक है, आपका बद्रीनाथ भी आ सकता है और सतोपंथ भी उसको बोला जाता है। बद्रीनाथ ग्लेशियर या फिर कहो बद्रीनाथ हिमानी ग्लेशियर को हिमालय कहते हैं ना। तो अलकनंदा का उद्गम चमोली के सतोपंथ ग्लेशियर से हुआ है। इसका प्राचीन नाम विष्णु गंगा था, ठीक है। और सबसे पहला प्रयाग जब अलकनंदा में धौली गंगा आकर मिलती है या फिर कहो विष्णु गंगा में धौली गंगा आकर मिलती है, तो विष्णु प्रयाग ही बनता है। विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये विष्णु गंगा क्या है? ये अलकनंदा ही है, इसके संगम पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपको पता है कि गंगा नदी हमारे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसका बेसिन के हिसाब से भी वो सबसे बड़ी है। बहुत सारी सहायक नदियां, कुछ आपकी हिमालय से, नेपाल हिमालय से आके, कुछ आपकी लास्ट में जो महानंदा आती है वो दार्जिलिंग हिल से, और कुछ आपकी नीचे से जाती है जो कि उसकी एक सहायक नदी यमुना में जाके मिलती है। सोन जो है वो भी आपके मध्य प्रदेश से आकर गंगा में जाके मिलती है। गंगा का जन्म जो है वो गंगोत्री धाम से बोला जाता है, ठीक है डियर, भागीरथी का जन्म, ओके, जिसको गंगा भी कहते हैं। उसी के बिल्कुल साइड में है आपका उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम। तो वहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है यमुना, और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं आपकी, चंबल, बेतवा, ठीक है, केन और सिंध। चलिए आगे चलते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है हमारी माही रिवर, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही रिवर। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जल्दी से बताइए कि कर्क रेखा अगर आपको मैंने बता दिया तो ये जो भूमध्य रेखा भी है, एक भूमध्य रेखा, और एक आपकी है मकर रेखा, जिसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ। ये हो गई आपकी 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री साउथ। इन दोनों को भी रिवर्स है, 2 अलग अलग रिवर्स हैं जो इनको 2 बार प्रतिच्छेद करती है। जल्दी से मुझे उनका नाम बताओ, ठीक है, आपको बताना है रिवर्स का नाम। तो आज का पहला क्वेश्चन तो आपके लिए हो गया। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार पास करती है? मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार पास करती है? तो आपका कर्क रेखा को माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। चलिए
सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ था? आप सबको पता है। अगर कोई इंटरनेशनल रिवर है, देखो अगर हमारे भारत की ही रिवर्स है जैसे साउथ की रिवर और उनमें डिस्प्यूट है, तो भारत के अंदर ही एक कमेटी होती है, वो उनको रिजोल्व करेगी। ओके, ठीक है। अगर इंटरनेशनल कोई रिवर है, मतलब वो एक से अधिक देशों में बहकर जा रही है, तो उसके लिए डियर रिजोल्व करने के लिए और उस पर अगर कोई डिस्प्यूट है तो उनका समाधान करेगा वर्ल्ड बैंक। ये बात ध्यान रखना, इंटरनेशनल रिवर्स के समझौते के लिए वर्ल्ड बैंक आगे आता है, वो मध्यस्थता करता है। तो सिंधु आपकी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तिब्बत वालों को दिक्कत नहीं थी, भारत और पाकिस्तान में दिक्कत हो गई। तो डियर हुआ क्या, सिंधु जल समझौता किस देश के बीच हुआ? तो सबसे पहले तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था, ठीक है। इसमें 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को। सिंपल सा पूर्वी पश्चिमी छोड़ दो, आप बस ये कहें कि ऊपर की 3, ठीक है, सिंधु और पंचनद में, सिंधु प्लस पंचनद में ऊपर की 3 तो मिल गई पाकिस्तान को, ठीक है, ऊपर की 3 पाकिस्तान को और नीचे वाली 3 इंडिया को। मतलब ज्यादातर पानी 80%, 80 और 20 का रेशो निकाला गया। ऊपर की 3 80 का आपको मिल जाएगा पाकिस्तान को, वो यूज कर सकते हैं। और जो नीचे वाली है यानी कि आपकी रावी, व्यास और सतलज, उसका 80% पानी भारत यूज करेगा। वो चाहे उसमें नहाए, गोते लगाए, वो कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो 1960 में उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिखी है, आप इसको तसल्ली से देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा एक रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के नीचे बिल्कुल आपका है व्यास कुंड, मतलब झील मान लो डियर, ठीक है। रोहतांग दर्रे के बिल्कुल नीचे क्या है आपका? व्यास कुंड, जहां से आपकी व्यास नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। उसके बाद ये सतलज में जाके मिल जाती है। ये हमारे भारत की वो रिवर है जो भारत में, पंचनद में से वो रिवर जो भारत में ही शुरू होती है और भारत में ही एक दूसरी नदी में जाकर मिल जाती है। तो हो गया भाई, चलिए आगे चलते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी तो हो गई। उसके बाद डियर उसमें आपकी ईस्ट से और वेस्ट से नहीं, दाएं तट से और बाएं तट से बहुत सारी रिवर्स आकर मिलती है, जिनमें से आपकी जो सबसे बड़ी रिवर है पंचनद में से चेनाब, ठीक है। देखो पंचनद को हम कह तो देते हैं, यानी कि आपका झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास, ठीक है, 5 हो गई। ये सारी की सारी हम कह देते हैं कि सिंधु की सहायक नदियां हैं। एक्चुअली में डियर ये सारी की सारी चारों चेनाब की सहायक नदियां हैं, व्यास को छोड़कर, व्यास सतलज में मिल जाती है। तो आपकी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब है। क्या है? चेनाब है। एक स्वात रिवर भी है आपकी, जिसने पाकिस्तान में बाढ़ से तबाही मचा दी है। स्वात भी आपकी काबुल से आती है, यानी कि अफगानिस्तान से चलते हुए आती है वो, और वो आपकी सिंधु की सहायक नदी है, काफी सारा पानी है। ओके, इंदिरा गांधी नहर किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? देखो राजस्थान है एक मरुस्थलीय प्रदेश, तो वहां पर आपको रिवर्स वगैरह ज्यादा नहीं मिलेगी, ना के बराबर मिलेगी, बारिश भी आपकी नहीं होती। तो उसमें सिंचाई के लिए, अब देखो खाना पीना तो सबको चाहिए डियर, है ना, उसमें सिंचाई के लिए एक नहर का निर्माण किया गया और फिर उस एक नहर से कई सारी नहरें निकाल दी गई जो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। तो आपका ये बात आई पंजाब से। आपकी व्यास और सतलज जो है वो पंजाब से होते हुए जाती है पाकिस्तान में, व्यास मिल जाती है सतलज में। तो जहां पर व्यास सतलज से मिलती है ना, जहां पर व्यास नदी सतलज पर मिलती है, सतलुज जो कि तिब्बत से चली हुई आती है, वो है डियर वहां पे बना हुआ है आपका हरिके बैराज। दैट मीन्स आपका पानी रोका हुआ है, सिंपल सी बात है। और वहीं से निकाल दी गई है दक्षिण की तरफ इंदिरा गांधी नहर, हमारे भारत की सबसे लंबी नहर है ये, ठीक है। ओके, तो सतलुज और व्यास के संगम पर बनी हुई है। थोड़ा सा इसका देखो, हेडलाइंस पढ़ लो। हरिके बैराज के पास सतलज और व्यास के संगम से निकलती है, भारत की सबसे लंबी नहर है। मुख्य नहर की लंबाई 649 है। ये इसलिए लिखा हुआ है डियर क्योंकि इससे फिर कई सारी नहरें निकाली गई है। यह नहर मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के और
कई बार ना आपसे ये भी पूछ लेते हैं, ये आपके जो जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों की सिंचाई करती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले डियर, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना तो प्लीज कमेंट अच्छे अच्छे करना, क्योंकि मैं देखती हूँ आपके सारे कमेंट्स, और जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ उनके जवाब जरूर देने हैं कमेंट बॉक्स में, और क्लास को शेयर भी कर देना, ठीक है। ओके, माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी जब आपकी तिब्बत से चलकर आती है वो ईस्ट की तरफ, और जब वो आपका नामचा बरवा से टर्न लेती है, क्या बनाते हुए? गार्ज बनाते हुए, वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में करती है प्रवेश, ठीक है। उसके बाद असम में आएगी, और असम में जैसे ही आएगी ना डियर, वो आपकी पर्वतों से एक घाटी में आएगी, इतनी तेज गति से आएगी कि इतना अवसाद लेकर कि वहां पर वो अपना अवसाद बिछा देगी। जब भी कोई रिवर पहाड़ों से तेज गति से उतरते हुए समतल मैदान पर आती है तो उसकी गति जो है वो पहले से कम हो जाती है, उसमें इतनी जान नहीं रहती कि वो इतने भारी भरकम अवसाद को आगे ले सके। वो अवसाद वहीं बिछा देती है, और वो क्या बन जाता है डियर? टाइम न टाइम वो आपका द्वीप बन जाता है। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये असम राज्य में है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछती हूं कि माजुली द्वीप असम का कौन से नंबर का जिला बना था? असम का कौन से नंबर का कौन सा जिला बना था? ठीक है, पहले ये जिला बना था, ठीक है। ओके, पहले ये जोरघाट जिले में आता था, उसके बाद माजुली को ही एक जिला घोषित कर दिया गया। मुझे बताना कौन से नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, जैसे इंडियन नाम अलग होते हैं, तिब्बती नाम डियर आपके अलग होते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र जो बोला जाता है वो केवल असम में बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं बोलते, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से चलकर आती है, तिब्बत के आपका चेमायुंगनुंग ग्लेशियर पे आपका यांगशी ग्लेशियर है, उसी के बिल्कुल पास में, वहां से ये आती है, जहां पर इसको सांगपो बोला जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में खूनी नदी किस नदी को कहते हैं? अब खूनी नदी दैट मीन्स आपका उसका जो पानी में ऐसे नहीं लोगों तुम लोगों काट के डाल दिया, नहीं, पानी का रंग जो है वो लाल होगा, और मिट्टी हो गई, पानी हो गई, या किसी भी आपका अन्य चीज जिनका रंग लाल होता है डियर, तो हम कहते हैं कि उसमें डस्ट यानी कि आपके आयरन के ऑक्साइड है। क्या है? आयरन ऑक्साइड है। तो चलिए, ये आपकी है ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी लोहित नदी। लोहित नदी को बोलते हैं आपके खूनी नदी। लोहित नदी तिब्बत के ज्यालचू नामक पर्वत से निकलती है। अरुणाचल और असम में तीव्र वेग के कारण यह नदी अपने साथ लाल मिट्टी लाती है। इसके पानी में क्या है? लाल मिट्टी, मतलब आपकी आयरन ऑक्साइड, इसलिए इसे खूनी नदी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलिए, गंगा नदी को किस वर्ष भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाना, और यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भाई 2008 में उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने यह घोषित किया था, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। और डॉल्फिन सेंटर, 2 क्वेश्चन आ गए, मुझे तो बताओ ये डॉल्फिन सेंटर है कहां पर? ठीक है, डॉल्फिन सेंटर कहां पर है? ठीक है, ओके। और दूसरा क्वेश्चन, गंगा नदी को ना एक दर्जा और मिला हुआ है। गंगा नदी को किस वर्ष जीवित मानव का दर्जा मिला था? जीवित मानव का दर्जा मिला था। ठीक है भाई, 4 क्वेश्चन हो गए, ज्यादा नहीं पूछूंगी वरना फिर आप कमेंट ही करते रहोगे, है ना। लेकिन ये चारों का आप आंसर जरूर करेंगे। और हाँ, आज के उसमें डियर ज्यादातर आपकी हिमालयन रिवर जो है ना, और उनसे जितने भी क्वेश्चन आज तक आपके रेलवे ने पूछे हैं वो मैंने आपको सारे कराए हैं। आपको प्रायद्वीपीय भारत की रिवर करनी है ना, तो मेरी ही एक वीडियो है, सबसे शुरू में मैं लेकर आई थी जब रेलवे के 17 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था कि आपकी पेरियार नदी कहां से निकलती है, तो वो वीडियो जरूर देखना। आपकी साउथ भारत की भी यानी कि साउथ इंडिया की भी सारी रिवर्स कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, आगे चलते हैं।
गोदावरी नदी का उद्गम आपका कहां से होता है? तो गोदावरी, जिसको बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है, वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्रिंबकेश्वर पहाड़ी है, जो कि आपकी महाराष्ट्र में नासिक जिले में है। ठीक है भाई, नासिक जिले में है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इस नदी का फैलाव यानी कि इसका बेसिन जो है वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, काफी बड़ा बेसिन है। तो ये आपकी हो गई त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ओके, आगे चलते हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा। अब विष्णु गंगा क्या है? आप कहोगे ये अभी तो बताया है मैम, ये अलकनंदा का नाम था पुराना, जो कि आपकी बद्रीनाथ से निकली थी। तो पंच प्रयाग में इसका संगम क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद क्या आएगा? नंद प्रयाग। नंद के बाद कर्ण प्रयाग, कर्ण के बाद रुद्र प्रयाग, और रुद्र के पास भगवान कृष्ण चले जाते हैं देवलोक, देव प्रयाग, जहां पर आपकी मां गंगा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो धौली गंगा, विष्णु, उसके बाद आपका डियर नंद भी आएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर पे आएगा। ये आपके सारे प्रयाग लिखे हुए हैं। विष्णु, विष्णु के बाद नंद। चलिए इनको मैं 1 2 3 कर देती हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद आपके गंगा कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आंसर हो गया। ओके, दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है? दामोदर नदी जो झारखंड यानी कि छोटे नागपुर के पठार को बिल्कुल बीचों बीच से काटती है, दो भागों में बांट देती है, हजारीबाग और रांची का पठार, नीचे वाला रांची का पठार। ठीक है, तो ये बीच से जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। दामोदर नदी छोटे नागपुर पठार से निकलती है, झारखंड में ही ये हुगली। अब ये हुगली नदी क्या थी? आप कहोगे कि जब गंगा बांग्लादेश में जाती है ना, जाने को होती है, सॉरी पश्चिम बंगाल में जाने को होती है, तो वो अपनी वितरिकाओं में टूट जाती है। तो ये गंगा की एक क्या है? वितरिका है। गंगा की एक वितरिका है। ठीक है, देखो सहायक नदी अलग होती है, वितरिका जब एक मेन धारा अपनी ही एक दूसरी धारा में टूट जाए ना, ठीक है, तो उसको कहते हैं वितरिका। चलिए, तो ये छोटे नागपुर के पत्थर नहीं पठार से। ठीक है, छोटे नागपुर से पठार से। मुझे ये बताओ, दामोदर नदी घाटी किस खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, या फिर किस ऊर्जा संसाधन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? आगे चलते हैं। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? देखो, अगर ये नेपाल है और ये भारत है, ठीक है, ये क्या है? भारत। आपका आंसर कोसी नदी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे आती है। ये हमारे यहाँ पे उत्तराखंड है, और एक रिवर आती है डियर यहाँ पे काली। काली से लेकर तीस्ता तक आपका नेपाल हिमालय कहलाते हैं, जब हम हिमालय का विभाजन करते हैं रिवर्स के बेस पर। तो ये काली नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काली नदी का मूल स्रोत भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित लीपू लेक दर्रे के पास काला पानी है। ठीक है, लीपू लेक दर्रा कहां पर है? उत्तराखंड में। जो भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, यह नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बहती है। चलिए आगे चलते हैं। किस नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियां कहां पे है? आप कहोगे जी जब हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं ना, उस पे हम एक सतपुड़ा रेंज पढ़ते हैं। सतपुड़ा रेंज 3 पहाड़ियों के रूप में है। राजपीपला हो गई, ठीक है, उसके बाद आपकी क्या हो गई? महादेव हो गई, और उसके बाद आपकी मैकाल हो गई। ठीक है, उसके बाद मैकाल। तो मैकाल पे ही सबसे ऊंची चोटी क्या है आपकी? अमरकंटक, 1065 उसकी ज्यादातर हाइट है। ठीक है, तो अमरकंटक से 2 रिवर निकलती है, एक तो नर्मदा जो कि पश्चिम की तरफ बहती है, ये क्या हो गई? नर्मदा हो गई, और एक और निकलती है सोन नदी, जो कि आपकी गंगा में जाकर मिल जाती है, यानी कि उत्तर की तरफ बहती है। तो अमरकंटक से आपकी ठीक है नर्मदा ही है। ठीक है, नर्मदा। लूनी आपकी राजस्थान के रावली से, साबरमती और कृष्णा नदी ये भी आपकी आगे आएंगी। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी है, भ्रंश घाटी में से बहती है। बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए कोसी रिवर को। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र की जीवन धारा किस नदी को कहते हैं? ना कृष्णा ना गोदावरी। ठीक है, जीवन धारा बेसिकली डियर वो है कोई भी रिवर जो आपको सबसे ज्यादा फायदा दे। दैट मीन्स जैसे सिंधु रिवर है, पाकिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच में से बहती है, कितनी भी नहरें निकालो उसमें पानी की कोई कमी नहीं है। कितनी भी नहरें बनेंगी तो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, बहुत सुगम होगा नहरें बनाना अगर बीच में से जा रही है।
इसी तरह महाराष्ट्र में आपकी कोयना रिवर है जो आपकी महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहलाती है। कोयना बांध भी है पश्चिम घाट के सह्याद्री पर्वतमाला में, सतारा जिले में महाबलेश्वर के पास से निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं जी? आप मेघना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मेघना बोला जाता है। तो ये था डियर आपका, ओके, ये था आपका आज का लास्ट वाला क्वेश्चन भारत की हिमालयन रिवर को लेकर। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन, और अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को जमकर शेयर करेंगे, अपने व्यू पॉइंट रखेंगे, क्योंकि मैंने साउथ की रिवर आपको अलग से बिल्कुल करवा रखी है, पश्चिम की तरफ बहने वाली भी, पूर्व की तरफ बहने वाली भी। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और चारों क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं आपसे, आप उनके जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे दोगे। साथ ही साथ जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए वो भी आप मुझे बताओगे। वैसे आपके लिए डियर मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगी ना, वो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। टेंशन मत लो, आप नहीं भी बताओगे तो भी आपको जो मिलेगा ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा। इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, क्लास को शेयर करके जाएंगे, और हाँ, ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि डियर आपकी तैयारी के लिए ना ऐप पे इतने सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज आए हैं, तो एक बार देखना तो बनता है। ठीक है, तो चलिए डियर इसी बात पे आज के सेशन को खत्म करते हैं। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तो टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बस खुश रहिए, अपने माता पिता की सेवा करिए। टेक केयर, जय हिंद।